नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्योदय के साथ। पहले ही छठ महापर्व के चौथे दिन सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर आस्था के 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं ने पानी में उतरकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और प्रणाम किया, साथ ही सुख संपन्नता की कामना की है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर के भी मन्नतें मांगी गई है। तो छठ महापर्व का समापन हो गया। 4 दिन तक धूमधाम से छठ पूजा महोत्सव मनाया गया। व्रतियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, सुख संपन्नता की कामना की गई। तो 4 दिन तक मनाए गए इस महापर्व के दौरान प्रकृति की पूजा यानी कि सूर्य की उपासना, नदियों के तमाम जगहों पर किनारों पर व्रतियों का पहुंचने का दौर चला और आखिरकार आज छठ महापर्व का समापन हो गया है। आज सुबह से ही उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तमाम जगहों पर नदियों के किनारे पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। व्रती देर सुबह पहुंचना शुरू हो गए थे। तो सुख संपन्नता की कामना की गई है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज हुआ है और आज उगते हुए सूर्य को नमन किया गया, उन्हें अर्घ्य दिया गया, सुख समृद्धि की कामना की गई और इसके लिए व्रती देर सुबह ही छठ घाटों पर पहुंच गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर 12 नवंबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अमित शाह 12 नवंबर की शाम को आएंगे और 13 नवंबर के दोपहर को यहां से प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह प्रदेश के 403 विधानसभा प्रभारियों और 98 जिलाध्यक्षों के साथ साथ जिला प्रभारियों के साथ संवाद करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे आखिरकार चुनावी मैदान में उतरना है, इसके लिए मंत्र देंगे और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेंगे। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि अमित शाह के वाराणसी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश में संगठन के प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारियों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की उम्मीद है। देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 12 तारीख को आगमन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा प्रभारी और 98 जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को से संवाद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए हम सबको रण में क्या नीति अपनानी है, इस संदर्भ में हम सबको बताएंगे। 12 तारीख को शाम को आगमन है और 13 तारीख को यहाँ से प्रस्थान है दोपहर। वहीं बीएसपी के पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी ने 2022 के चुनाव को लेकर बीकेटी विधानसभा में जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। विपक्षियों पर जोरदार निशाना साधा। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आप भी देखिए। जोर किस प्रत्याशी में है, किस तरीके से अपना जोर और हौसला बुलंद करके किस तरीके से सरकार से और यहाँ के पार्टियों से, यहाँ के लोगों से किस तरीके से अपना जो पार्टी को लेकर जीतना है, कैसे ही जीतना है, किस प्रकार से जीतना है। हमारे साथ सलाउद्दीन सिद्दीकी हैं। सर, आपकी बार जो आपको सरकार, बीएसपी सरकार इससे पहले रह चुकी है, पूर्व में मायावती जी रह चुकी हैं और आज पुनः फिर एक बार आपको मौका दिया है बीकेटी विधानसभा से। जी, बीकेटी विधानसभा से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमें यहाँ से उतारा है और हम पूरा अपनी पार्टी की तरफ से, आवाम की तरफ से इस चीज़ से पूरी तरीके से मुतमईन है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में जीतने जा रही है। उससे कोई लड़ाई, किसी से वो अपनी लड़ाई इस वक्त नहीं मान रही है, क्योंकि ये ऐसी सीट है कि जहाँ पे पिछली बार भी जब चुनाव हुआ 2017 का, आपको मालूम होगा, तो बहुजन समाज पार्टी कुछ वोटों से भाजपा से हारी थी। कि जब 2017 का चुनाव हुआ तो भाजपा की लहर थी। आज भाजपा नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना के बाद
ऑक्सीजन में जो हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई है, जो गरीब किसान गरीब होता गया, जिसको खाद डालने का पैसा नहीं है, पानी का पैसा नहीं है, अनाज की बिक्री नहीं है, मरीज़ के लिए इलाज नहीं है दे पाए, तो कहीं ना कहीं इनका पूरी तरीके से ज़मीनी आवाम में इनका पूरी तरीके से वॉकआउट बिल्कुल इनको इग्नोर कर रहा है। इनको बिल्कुल कोई, खास करके बैकवर्ड, खास करके हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग पूरी तरीके से भाजपा को त्याग चुके हैं। आने वाले वक्त पे जब भी चुनाव होंगे, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। ये बात करते हैं, मंच पे बात करते हैं, ज़मीन पे किसी भी चीज़ में रोड, गड्ढा तो रोड है ही है, इतने ख़राब रोड हैं कि मैं तो ये पट्टा लेके चलता हूँ, मुझे गर्दन में तकलीफ होने लगती है तो मुझे पट्टा बांधना पड़ता है, लेकिन अब क्या करूं। लेकिन ये सरकार बदलेगी, और जब सरकार बदलेगी तो पहले भी यहाँ रोडों का विस्तार हुआ था, बिजली का विस्तार हुआ था और बड़े पैमाने पे हुआ था, और फिर वो किया जाएगा। लेकिन अब गड्ढा मुक्त तो छोड़ दीजिए, सड़कें ही खुद गई हैं, कहीं है ही नहीं, तो अब जो कोई पुरसा हाल ही नहीं तो उसके लिए क्या कहा जाए। ये हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री बीएसपी के सलाउद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने बताया सीधा निशाना बीएसपी और सपा पे साधा कि कोई कार्य अभी तक अधूरा ही इनका रहा, और बीजेपी पे, और कोई अभी तक ऐसा काम जिन्होंने, जो मंत्री थे यहाँ विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। कहीं न कहीं बीएसपी सरकार अब की बार जरूर आएगी। रामचंद्र, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल के दौरान टेलीमेडिसिन ने अपना अहम रोल निभाया था और टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों का इलाज घर से हो रहा था। राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई टेलीमेडिसिन विभाग अपने 20 साल पूरे कर चुका है। इस मौके पर एसजीपीजीआई के टेलीमेडिसिन विभाग की ओर से 17वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होंगी और एसजीपीजीआई टेलीमेडिसिन के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर प्रशांत कुमार प्रधान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आप भी देखिए। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का काफी अहम रोल रहा है। इसमें तमाम वो मरीज जो हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो घर से ही ठीक हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का एसजीपीजीआई टेलीमेडिसिन विभाग अपने 20 साल पूरे कर चुका है और जल्द ही वो लगभग 17वां अपना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो करने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो टेलीमेडिसिन के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रशांत, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि टेलीमेडिसिन ने कितनी अपनी अहम भूमिका निभाई कोरोना काल के दौरान? टेलीमेडिसिन कोरोना काल की में आई थिंक बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। लोग बिकॉज घर से निकल नहीं पाए, सो ऑब्वियसली ऑल ओवर वर्ल्ड टेलीमेडिसिन ने घर से कंसल्टेशंस फ़ोन के जरिए और अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे भी ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए आई थिंक बहुत कुछ निभाया। जो लोग माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, जो लोग सीवियर नहीं है, उनको मॉनिटरिंग करना, उनको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज से जो लोग कन्वर्ट हो गए टू सीवियर डिजीज, वो लोग को हॉस्पिटल कैसे लाना, और उनकी लॉजिस्टिक्स भी टेलीमेडिसिन ही केवल हेल्प किया। ओनली बिकॉज दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी, द टेलीमेडिसिन, वट एवर यू आर टॉकिंग इन फोन ऑल्सो, दिस इज टेलीमेडिसिन एक्चुअली। बट नाउ ये बहुत अहम भूमिका निभाया। आई थिंक हर साधारण आदमी भी रियलाइज़ किया होगा ये सिंपल मोबाइल फ़ोन उनको कैसे मदद किया वो हेल्थ टेक्नोलॉजी, हेल्थ में कोरोना काल में उनको क्योर करने के लिए। ये थे हमारे साथ में एसजीपीजीआई के टेलीमेडिसिन के जो नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर प्रशांत प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान जो पेशेंट थे, वो चाहे जो भी पेशेंट रहे तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की ओर से अपनी लिखी गई एक किताब में हिंदुत्व को आईएसआई से तुलना किए जाने को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ी हैं और इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम भी कर रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कलुषित मानसिकता और दिवालियेपन का परिचायक है जो इस तरीके से का काम किया गया है। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लोग विकृत मानसिकता से ग्रसित हैं और देश ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेगा। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार सिद्धगिरी बाग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। ऐसा है कि हिंदू और हिंदुत्व विश्व की वो संस्कृति और समाज हैं जो सर्वसमावेशी हैं।
यही समाज है और यही संस्कृति और जीवन मूल्य हैं जो वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे बंतु सुखिना का आगाज करते हैं। वहीं हरदोई के अतरौली थाना इलाके के सागरगढ़ी के झाबर मैदान में आगामी 27 नवंबर को महाराजा सल्लिय सिंह अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली रैली की समीक्षा करने के लिए पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी को चलाने वाला संघ जो आपको बेवकूफ और गुमराह करने वाला है, हमारा आपका हिस्सा लूटने वाला है और आरएसएस सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको और सभी को संविधान दिया, बीजेपी उसे खत्म करना चाहती है। राजभर ने जिन्ना की तुलना महापुरुषों से करने और खुद के बयान को सही ठहराया और कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा वो सही कहा है। मुख्तार अंसारी से मुलाकात और सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी से हमारा 19 साल का नाता है। जब मैं मिनिस्टर था तब 7 बार मिलने गया था। उधर शाहजहांपुर में आशा कर्मचारियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम योगी के कार्यक्रम में पुलिस ने मारपीट की थी आशा सहयोगियों के साथ और अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आशा कर्मचारी वहां पर पहुंची थी, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। उनका आरोप है आशा कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल अब प्रियंका गांधी से मिला है। लखनऊ आवास पर पीड़ित आशा कर्मचारियों ने प्रियंका गांधी से मिल करके अपनी पीड़ा बताई। दरअसल इन आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थीं। जब वे मिलने पर गई तो उन्हें लाठियां मिली और अब उन्होंने तय किया कि वे प्रियंका गांधी को अपनी पीड़ा बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।